हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 43 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? मुरली मनोहर जोशी, अधीर रंजन चौधरी, डी राजा या गिरीश बापटा? तो लोक लेखा समिति के बारे में जान लें। इसके कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, जबकि 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और विपक्ष का नेता जो होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जबकि एक प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं अधीर रंजन चौधरी हैं। हमारा उत्तर होगा अधीर रंजन चौधरी। जबकि गिरीश बापटा जो हैं वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। गिरीश बापटा जो हैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है और लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं इसके सदस्यों और अध्यक्षों का मनोनयन करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, भारत में पहली बार 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1860 में, 1861 में, 1862 में या 1863 में? तो अंग्रेजों ने 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी। ये उच्च न्यायालय थे कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और चेन्नई उच्च न्यायालय। तो हमारा उत्तर होगा 1862। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। हमारा तीसरा सवाल है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइटोलॉजी या एपियोलॉजी? आर्कनोलॉजी के अंतर्गत हम मकड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मानव विज्ञान यानी नृविज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि एपियोलॉजी में जो माफ़ी मांगने के बारे में जो स्थिति होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी के अंतर्गत हम मकड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, पैरासीटामोल क्या है? एक प्रतिजैविक है, एक पीड़ाहारी है या सल्फा ड्रग्स है या एक प्रति अवसादक यानी डिप्रेशन को दूर करने वाली दवा है या एंटीबायोटिक है या एनाल्जेसिक है या सल्फा ड्रग्स है? तो पैरासीटामोल जो है एक पीड़ाहारी है। क्या है? एक पीड़ाहारी एनाल्जेसिक दवा है। इससे जो है पीड़ा का हरण होता है, दर्द का निवारण होता है। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, हेनरी बेकुरल ने, मैडम क्यूरी ने या एनिको फर्मी ने? एनिको फर्मी इटली के एक परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 1942 में दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया था, जिस रिएक्टर में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था और इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग किया गया था। तो हमारा उत्तर होगा एनिको फर्मी। एनिको फर्मी। एनिको फर्मी ने दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर बनाया था और पहला परमाणु बम भी बनाने का श्रेय एनिको फर्मी को है। इन्होंने 1943 में अमेरिका के लिए पहला परमाणु बम बनाया था, जिसका प्रयोग 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी शहरों, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर गिराए जाने में किया गया था।
तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, फांसीवाद का जनक कौन था? मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, मीटरनिक या लेनिन? तो लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। मीटरनिक ने मीटरनिक व्यवस्था को यूरोप में लागू किया था नेपोलियन बोनापार्ट के बाद, जिसको मीटरनिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये प्रतिक्रियावादी शासक था और इसने पुरातन व्यवस्था को लागू किया था। हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद को लागू किया था, जबकि बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फांसीवाद को लागू किया था। ये 1922 से 1943 तक ये इटली का प्रधानमंत्री था, बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी का पूरा नाम था बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी, ये इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री रहा इटली का प्रधानमंत्री रहा 1922 से 1943 तक। हमारा अगला सवाल है, एक ब्लोटिंग पेपर यानी सोखता कागज स्याही को कैसे सोखता है? वाष्पीकरण के द्वारा, केशिका क्रिया के द्वारा, ठोसकरण के द्वारा या स्याही को सुखाकर? तो आप जानते हैं कि ब्लोटिंग पेपर जो है वह केशिका क्रिया के द्वारा स्याही को सोखता है। केशिका क्रिया कैपिलरी फोर्स एक ऐसी क्रिया है जिसके कारण बाती के द्वारा तेल जो है दीपक में ऊपर की ओर चढ़ता है, लालटेन में ऊपर की ओर चलता है। तो ब्लोटिंग पेपर में भी केशिका क्रिया के द्वारा जो है स्याही सोखा जाता है। उत्तर हो जाएगा केशिका क्रिया के द्वारा। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? चारकोल, कार्बन ब्लैक, कोक और हेमेटाइट। तो देखने से ही स्पष्ट होता है कि चारकोल, कार्बन ब्लैक और कोक ये तीनों मानव निर्मित कार्बन के अपरूप हैं, जबकि प्राकृतिक अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है, तो ये हेमेटाइट जो है यह कार्बन का अपरूप नहीं है, हेमेटाइट। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सबसे क्रियाशील धातु है? तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है वह लोहा है कि कैल्शियम है कि पोटेशियम है कि सोडियम है? तो सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम है। परमाणु संख्या 19 पोटेशियम ये सबसे क्रियाशील धातु होता है। सक्रियता श्रेणी पर अगर हम ध्यान देते हैं धातुओं की, तो सबसे क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम के से कम क्रियाशील कैल्शियम है, कैल्शियम से कम क्रियाशील मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से कम क्रियाशील एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से कम क्रियाशील जिंक है, जिंक से कम क्रियाशील लोहा है, लोहा से कम क्रियाशील लेड है और लेड से कम क्रियाशील कॉपर है यानी तांबा है। ये इसकी सक्रियता श्रेणी है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी यहाँ पर हमने दी है। ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ट्राम्बे महाराष्ट्र, पोखरन राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश। तो हमारा उत्तर होगा ट्राम्बे में। 1969 में तारापुर के नज़दीक ट्राम्बे में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र की स्थापना हुई थी। कब? 1969 में। 1969 में ट्राम्बे, ये कहाँ है? महाराष्ट्र के तारापुर के नज़दीक, तारापुर। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से इनमें से कौन सर्वोत्तम ईंधन है? मीथेन, हाइड्रोजन, ब्यूटेन या एथेनॉल? तो आप जानते हैं
कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर 150 किलो जूल ऊष्मा मिलती है, तो प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सबसे सर्वोत्तम ईंधन है। तो हमारा उत्तर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H2। 1 ग्राम से कितना मिलता है? 150 किलो जूल। अगला सवाल है, वेग कौन सी राशि है? चर राशि है, अचर राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है? चूंकि वेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, प्रश्न संख्या 13, श्रीनगर से लेह को, चंबा से स्पीति को, सिक्किम से तिब्बत को, क्लिम्पोंग से ल्हासा को। तो चूंकि जोजिला दर्रा जो है हिमालय के जस्कर श्रेणी में अवस्थित है और यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, तो हमारा उत्तर होगा जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जबकि सिक्किम से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा जो है उसका नाम है नाथुला दर्रा। तो हमारा उत्तर होगा श्रीनगर, श्रीनगर से लेह को। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा? तो औसत बराबर क्या होता है? एवरेज इक्वल होता है दी गई राशियों का योग। तो 11 जोड़ 23 जोड़ x बटे 3, एवरेज कितना है भाई? तो 40 है। तो 40 दिया 120 बराबर 23 और 11 को जोड़ते हैं तो 34 प्लस x। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 34, इसलिए x बराबर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है 6, 40, 86 और 120। तो 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 3 गया 8। तो हमारा उत्तर होगा 86। आंसर क्या होगा? 86। प्रश्न संख्या 15 है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? वृक्क यानी किडनी, मस्तिष्क यानी ब्रेन, फेफड़ा यानी लंग्स, हृदय यानी हार्ट। तो मानव शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन जो है वह हमारा हृदय है। आंसर होगा हृदय यानी हार्ट, हृदय। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। पिछले दिनों काफ़ी दिनों से 7 जनवरी के बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, चूँकि हम हार्ट डिजीज़ से थोड़ा परेशान थे, जिसके कारण हमने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है, इसलिए मैंने आज 15 प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बीमारी के कारण हमने 2-3 महीने तक आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया। धन्यवाद।